हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय की सभी कक्षाएं, फाउंडेशन लेक्चर्स और साथ ही साथ उनके पीवाईक्यू डिस्कशंस फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो आज इस पीवाईक्यू सीरीज में, जैसा कि चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी फाउंडेशन क्लासेस टॉपिक सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एपिसोड 7 या क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हड़प्पा संस्कृति में नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण करिए और इसके पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। हालांकि यह प्रश्न 60 मार्कर क्वेश्चन है और यूपीएससी की परीक्षा में 2002 में पूछा गया था। जैसा कि अब जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो चुका है और अब यूपीएससी 60 मार्कर्स क्वेश्चन ऑप्शनल में नहीं पूछती है। 10 मार्कर, 15 मार्कर या 20 मार्कर प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो प्रश्न के थीम होते हैं वो यूपीएससी अक्सर अपनी परीक्षाओं में रिपीट करती है। तो मैंने इस चैनल पे ये कोशिश की है कि यूपीएससी परीक्षा के पिछले 25-30 सालों के प्रश्नों को भी हम लेके आए और उनको अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। जैसे ये 60 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करेंगे तो हम इस प्रश्न का उत्तर या तो 15 मार्कर या फिर 10 मार्कर, 10 मार्कर तो नहीं क्योंकि इसमें प्रश्न के 2 डायमेंशंस हैं, तो या तो नगरीय सभ्यता के तत्व ये 10 मार्कर में पूछा जा सकता है या पतन के लिए उत्तरदायी कारण ये 10 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो 10, 15 या 20 मार्क्स में कैसे हम शॉर्ट में इन चीज़ों को लिख सकते हैं, पूरा का पूरा हमारा फोकस यही है। तो वीडियो में हम आंसर की शुरुआत करते हैं, आंसर की स्ट्रक्चरिंग और फॉर्मेट की। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि यहाँ इस चैनल पे जो हमारा दूसरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने फाउंडेशन लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, वहाँ पे टॉपिक सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में जब आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो लेक्चर नंबर 4 जिसमें मैंने परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और साथ ही साथ लेक्चर नंबर 8 जहां मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात की है, जब आप इन दोनों ही चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको आपके आंसर के लिए जो सफिशिएंट इनपुट है वो मिल जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी जो बात है यहाँ पे, दूसरी बात यह है कि अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है और इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि जीएस फाउंडेशन के जो चारों पेपर्स हैं और उनके सारे के सारे वीडियोस अपलोड रहे और यहाँ इसी चैनल पे फिलॉसफी ऑप्शनल के भी वीडियोस अपलोड होंगे, जो एक नया एडिशन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, IAS Insights by सौरभ, और यहाँ आपको प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगी जो 2 आवर्स या 3 आवर्स ड्यूरेशन के बिल्कुल क्लासरूम फॉर्मेट पे 56 लेक्चर्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट है, 25 लेक्चर्स हैं। एंशिएंट मिडिवल कल्चर में भी 29 लेक्चर्स हैं। बाकी लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्न में बेसिकली इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण करिए और दूसरा भाग जो है उसमें पतन के लिए उत्तरदायी कारण। हम 60 मार्क्स के लिए इस आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसको 10, 15 या 20 मार्क्स के फॉर्मेट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जैसा मैं बताता हूं कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग के 3 हिस्से होते हैं जिससे आप सभी लोग फैमिलियर हैं, हर क्लास में मैंने बताया है। पहले को हम भूमिका या इंट्रोडक्शन कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, मेन बॉडी, प्रश्न का जो मुख्य भाग है वो, और जो तीसरा हिस्सा होता है उसे ही हम कंक्लूजन या निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न की जो मांग है वो 2 टॉपिक्स से जुड़ी हुई है। पहला है नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण। तो पार्ट 1 में क्या पूछा जा रहा है, नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न में एक शब्द यूज है विश्लेषण, एनालिसिस, वर्णन नहीं लिखा हुआ है।
ध्यान देना इस बात को, यहाँ प्रश्न में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, विश्लेषण लिखा हुआ है। यानी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जो भी हमारी ओपिनियंस होती हैं, क्रिटिकल इंसाइट्स होती हैं, वही एनालिसिस, विश्लेषण या आलोचना का आधार बनता है। साथ ही साथ इस प्रश्न का एक हिस्सा और है जो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती, मतलब इसी क्वेश्चन को रीडिजाइन किया जाए, तो एक 10 मार्कर क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, दूसरा 10 मार्कर क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगर दोनों ही क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा जाए नए फॉर्मेट में, तो आसानी से इसको 15 मार्कर या 20 मार्कर में पूछा जा सकता है। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर भले ही ये दो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि मेजर एरियाज को कवर करता है, बट हाँ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली इसको 15 वर्ड्स या 20 वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो अब बात आती है इंट्रोडक्शन की भूमिका की और कंक्लूजन और निष्कर्ष की। जैसा कि मैंने बताया कि यह प्रश्न अपने आप में दो मेजर सब टॉपिक्स को कवर करता है, नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण और दूसरा है पतन के कारण। दो मेजर टॉपिक्स को कवर करता है। यानी कि यहाँ पे हमें ये कोशिश करनी है कि हम भूमिका को जितना शॉर्ट रख सकते हैं रखेंगे, निष्कर्ष को जितना शॉर्ट रख सकते हैं रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम भूमिका लिखते हुए, चूंकि नगरीय सभ्यता के तत्वों के विश्लेषण की बात की गई है, और नगरीय सभ्यता अर्बनाइजेशन या फर्स्ट अर्बनाइजेशन अचानक पैदा होने वाली घटना नहीं है, कोई मतलब दैवीय चमत्कार नहीं है। ये क्या है, दीर्घकालिक परिणाम है। किस चीज का दीर्घकालिक परिणाम है? इसलिए मैं कहता हूं पहले एक लेक्चर्स को ध्यान से देखो कि हड़प्पा सभ्यता के विकास के 4 चरणीय अवस्थाओं को मैंने बताया था लेक्चर्स में। आप वीडियोस को देखिएगा, पहले मेरे फाउंडेशन लेक्चर्स को देखिए, फिर क्वेश्चंस को देखिए, फिर आप टॉपिक पे 100% कमांड बना पाएंगे। तो मैंने 4 चरणों की बात की थी, उसमें कुछ कृषि संस्कृतियों की भी मैंने बात की थी, हड़प्पा पूर्व कृषि संस्कृतियों की बात की थी, और मैंने कहा था हड़प्पा पूर्व ये कृषि संस्कृतियां जो थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी, क्षेत्रीय संस्कृतियां थी, और इनका जो एक रीजनल नेटवर्क बना, क्षेत्रीय नेटवर्क बना, इनका धीरे धीरे जब संयोजन हुआ, इनका धीरे धीरे जब जुड़ाव हुआ, तो उसी दीर्घकालिक जुड़ाव, एकीकरण, संयोजन या क्षेत्रीय नेटवर्क बनने की जो दीर्घकालिक प्रक्रिया है, उसी का परिणाम है हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण। सभ्यता का मतलब यहां नगरीय चरण से है। तो अगर इस बात को हम इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में लिख सकें तो ज्यादा अच्छा है। तो चूंकि नगरीय चरण की बात हो सकती है, तो भूमिका में हमें शॉर्ट में लिखना है। भूमिका तो कई हो सकती है, तो हम यह लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और जब भी आप हड़प्पा सभ्यता लिखोगे तो इसका जो मैच्योर फेज है उसका टाइमलाइन है 26 BC 00 BC टू 900 00 BC। तो लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब देखो क्या है, चूंकि यहां हमें विश्लेषण पे उतरना है, तो विश्लेषण पे हम डायरेक्ट स्विच नहीं करते हैं। ये आंसर लिखने का अच्छा तरीका होता है। जब आप विश्लेषण की बात करो तो आप डायरेक्ट स्विच मत करो, ठीक है। तो उस विश्लेषण की भी एक भूमिका होती है, और बेहतर है कि उस भूमिका को हम कहाँ लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ हम लिख सकते हैं, ये मुख्य भाग मैं नीचे बताऊंगा आपको, इस स्पेस को मैं फ्री कर रहा हूं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण पूर्व हड़प्पाई संस्कृतियों, पूर्व हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास, के क्रमिक विकास, क्षेत्रीय नेटवर्क, क्षेत्रीय नेटवर्क
एवं संयोजन की दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो एक तरह से पार्ट 1 में जो आपने परिणाम थे, जो पार्ट 1 में आपको नगरीय सभ्यता, इसका जो विश्लेषण लिखना है उसकी भूमिका भी आपने यहाँ पे तय कर दी कि भाई नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण क्या था। अब देखो क्या है, नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण करना है। अब इस प्रश्न को हम चाहें तो 500 वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स में, चाहे जितने में चाहे हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें वर्णन करना होता, मैंने पहले ही बताया कि प्रश्न में क्या लिखा है, ध्यान से देखना। प्रश्न एक होता है वर्णन या डिस्क्रिप्शन और एक होता है विश्लेषण। प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे? विश्लेषण, वर्णन नहीं पूछा गया। अगर हमें वर्णन करना होता तो हम क्या लिखते? अगर हमें डिस्क्रिप्शन करना होता तो हम यहाँ पे सुनियोजित नगर प्रणाली के बारे में लिख देते, जो हम जीएस में भी पढ़ते हैं। अगर हमें वर्णन करना होता तो हम उन्नत जल प्रबंधन और स्वच्छता के बारे में लिख देते, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये सब हमने पढ़ा है। उन्नत जल प्रबंधन और स्वच्छता के बारे में लिखते, या जो वहां स्टैंडर्डाइजेशन था, मानकीकरण था, उसके बारे में हम लिख सकते थे। और हम क्या लिख सकते थे? क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन, शिल्पों का विविधीकरण और शिल्पों का विशिष्टीकरण, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो सामाजिक संगठनों की भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आर एस शर्मा का स्टडी ज्यादातर इसी पे फोकस्ड है। साथ ही साथ इन सारे मुद्दों को हम लिख सकते हैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। इसकी जानकारी लगभग परीक्षा देने वाले हर विद्यार्थी को होती है कि भाई नगरीय सभ्यता की बात की जा रही है तो हम इन सभी बातों को लिखते हैं। अब देखो क्या है, जब आप विश्लेषण की बात करोगे तो वर्णन पर आधारित जो आपका ज्ञान है वो विश्लेषण में इंक्लूड करोगे। जैसे मैंने कहा कि अगर हम वर्णन, अब मैं मुख्य भाग पे आ रहा हूं, मेन बॉडी पे आ रहा हूं, पार्ट 1 पे, नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण। हालांकि विश्लेषण का एक हिस्सा हमने यहां लिख दिया है। अब विश्लेषण में देखो क्या है, हम सीधा सीधा सुनियोजित नगर व्यवस्था या उसके फीचर्स को नहीं लिखेंगे। जैसे कितना आसान तरीका होता है कि हम लिख देते कि सुनियोजित नगर व्यवस्था, ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें, जो शहर है वो दुर्ग नगर और निचला नगर इस तरह के 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस तरह की बातें जो हमने पढ़ी हैं आमतौर पर, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे विश्लेषण में? क्या लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे नगरीकरण का क्या था ये, देखो एक सेकेंड, नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण। तो नगरीय सभ्यता के तत्वों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई वो क्या हो गई? इसकी नगरीय ढांचा, इसका एक नगरीय ढांचा, नगरीय ढांचा, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो गया। अब नगरीय ढांचा में हम क्या लिख देंगे? हम ये लिख सकते हैं कि नगर योजना फंक्शनल अर्बन प्लानिंग के मॉडल को दर्शाती है, कार्यात्मक नगर नियोजन को दर्शाती है। और जब हम फंक्शनल अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, इसका मतलब जो होता है, उसका मतलब यह है कि जो कॉमर्शियल एरियाज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, प्रशासकीय भवन हैं, या फिर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, है ना, जो आवासीय नगर है, ये सब क्या होंगे? ये अलग अलग क्षेत्र में अच्छी तरह से व्यवस्थित होंगे। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल अर्बन प्लानिंग, जैसे आज बड़े शहरों में भी हम देखते हैं। तो कितना अच्छा है कि यहाँ पे हम नगरीय ढांचा लिख दें। और चूंकि ये फंक्शनल अर्बन प्लानिंग हिस्टोरिकल रिसर्चेस में इरफान हबीब सर के द्वारा वर्ड यूज किया गया है, तो नगरीय ढांचा अब देखो क्या है, हमारे पास वर्ड लिमिट है। अगर हम चाहें तो फुल सेंटेंस लिख सकते हैं, या हम चाहें तो संकेत में भी लिख सकते हैं, कार्यात्मक नगर नियोजन। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, फंक्शनल अर्बन प्लानिंग का सर्वोत्कृष्ट रूप। अब देखो क्या है, कार्यात्मक नगर नियोजन, ये बात मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं अब, और एग्जामिनर तो ऑलरेडी समझ रहा है, ठीक है। तो अगर हम कीवर्ड्स अच्छे जानते हैं या शब्दों पे हमारी पकड़ है, तो ऐसी दशा में हम अपने आंसर को बहुत ही प्रेसाइज वे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी भाषा पे पकड़ नहीं होगी
तो हम अपने आंसर्स को बहुत प्रेसाइज वे में नहीं लिख सकते हैं। फिर हमें क्या होगा, इस बात को एक्सप्लेन करना होगा। अगर हमारी भाषा पे पकड़नी है तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए लिखना होगा प्रशासनिक भवन अलग थे, रेजिडेंशियल हाउसेज अलग थे, कॉमर्शियल एरियाज अलग थे, तो कितने शब्द लग जाएंगे। तो आपने बस इतना लिखा। दूसरी चीज, अब नगरीय ढांचा की यहां पे बात की। दूसरा बात, नगरीय ढांचा में सिंधु घाटी सभ्यता में जो इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ये सबसे एक्सेलेंट था। ढकी हुई नालियां आपको पता है, और धौलावीरा से जो हमें वाटर मैनेजमेंट मिलता है, मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार मिलता है। तो हम डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, हम सीधे क्या कहेंगे, है ना, कि जल प्रबंधन व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन का एक बेहतरीन नमूना। ये बात हम बता देंगे कि देखो ये जो जल प्रबंधन व्यवस्था है, जल प्रबंधन व्यवस्था, जल प्रबंधन व्यवस्था एवं स्वच्छता का दृष्टिकोण, स्वच्छता का दृष्टिकोण, ये क्या है, प्रशासनिक संगठन और प्रबंधन का, प्रशासनिक संगठन एवं प्रबंधन का उत्तम नमूना। एक बात नोटिस करना, मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा हूं कि ढकी हुई नालियां मिली है, पक्की ईंटों की बनी हुई नालियां मिली है, ये सारी बातें मैं नहीं लिख रहा हूं। साथ ही साथ हमने नगरीय ढांचा में स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण को भी पढ़ा था कि ईंटों का एक आकार था, माठ बाप की एक प्रणाली थी, मोहरों के आकार में भी एक खास तरह की एक रूपता हमें देखने को मिलती है, और ये भी माना जाता है कि मोहरों का उपयोग व्यापारिक लेन देन के लिए भी शायद होता हो। तो मोहरें भी एक इंपॉर्टेंट पक्ष हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण को दिखलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मानकीकृत व्यवस्था आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था और संगठित राज्य ढांचे की उपस्थिति को दर्शाता है। ये क्या हो गया, विश्लेषण हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हो मानकीकृत व्यवस्था, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो ईंटों का आकार, बाट माप की प्रणाली, मनके क्या करता है। अब ऐसे संकेत दे के लिख दो, एक संगठित राज्य व्यवस्था, एक संगठित राज्य व्यवस्था, एक संगठित राज्य व्यवस्था के स्वरूप की तरफ इंगित करता है या इशारा करता है, इंगित करता है। तो देखो हमने मानकीकृत व्यवस्था की भी बात की थी, जल प्रबंधन की व्यवस्था बात कर ली, नगर नियोजन की बात कर ली, और उसके एक उससे जो इंफॉर्मेशन से जो एक कह सकते हो कि जो ओपिनियन डेराइव होता है वो हम लिख देते हैं। दूसरी चीज देखो, जब हम शिल्पों की बात करते हैं नगरीय ढांचा में, नगरीय ढांचा में एक पक्ष और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है शिल्प विविधीकरण और विशेषीकरण। शिल्प विविधीकरण और शिल्प विशेषीकरण, क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। तो यहां देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखो जैसे अर्बन सोसाइटी की या अर्बन इकोनॉमी की एक खास पहचान होती है कि वहां पे जो क्राफ्ट है, अलग अलग जो क्राफ्ट डेवलप होंगे, अलग अलग जो शिल्प विकसित होगा, वो शिल्प लोगों की पूर्णकालिक आय का साधन बनेगा, न कि अल्पकालिक आय का। व्यवस्थित ढांचे का व्यवस्था, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं, नोएडा में हूं, तो यहां पढ़ाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यूपीएससी के छात्रों को। लेकिन मान लो कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे कि पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले छात्र बहुत ज्यादा नहीं है, टीचर भी प्रेफर करते हैं जो स्टूडेंट्स के कोर एरियाज है वहीं जाके रहना, क्योंकि अगर आप वहां जाके नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, आपका जो टीचिंग या का जो प्रोफेशन है या व्यवसाय है, इसको पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में करना पड़ेगा। तो देखो फुल टाइम बिजनेस या पूर्ण व्यवसाय के रूप में किसी शिल्प को व्यवसाय के साधन के रूप में अपनाना, यह भी नगरीय व्यवस्था का एक उत्तम लक्षण होता है। और यह वहीं संभव है जहां पर कि अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था हो। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। यानी कि शिल्प विविधीकरण और शिल्प विशेषीकरण ये क्या दिखलाता है, फुल टाइम प्रोफेशन या कह सकते हो कि पूर्णकालिक व्यवसाय की स्थिति को दर्शाता है। यह किस चीज को दर्शाता है, पूर्णकालिक व्यवसाय
की स्थिति को दर्शाता है, पूर्णकालिक स्थिति की, व्यवसाय की स्थिति को दर्शाता है। और ऐसी स्थिति कहां संभव है? तो यह कृषि अधिशेष की अर्थव्यवस्था में ही संभव है। ऐसी स्थिति कहां संभव है? तो कृषि अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में ही संभव है, अर्थव्यवस्था में ही संभव है। कहीं कहीं आपको समझाने के लिए मैं कुछ एक्सटेंशन ले रहा हूं, आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। तो देखो, आमतौर पे वर्णन जब हम करते हैं तो हम शिल्पों की बात करते हैं कि लौह शिल्प, जैसे धातु शिल्प, या फिर जो सोना चांदी है, या फिर मनके बनाने हैं, या लकड़ी है, तो हम वहां पे डिस्फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ विश्लेषण में उससे जो आइडिया डेराइव होता है, लार्जली हम उसकी बात करते हैं। और क्या है, नगरीय व्यवस्था का जो पक्ष है, जैसे इसके पहले एपिसोड जो 5 और 6 था, वहां मैंने विदेशी व्यापार के ढांचे की बात की थी, व्यापार के ढांचे की बात की थी। तो इरफान हबीब की जो स्टडी है वो ये क्या कहती है? वो कहती है कि विदेशी व्यापार इस नगरीय सभ्यता का एक क्लासिकल पक्ष था, क्लासिकीय फीचर था, जिसके बिना यहाँ की आर्थिक समृद्धि संभव नहीं थी। और ये जो विदेशी व्यापार था, आंतरिक व्यापार से, ग्रामीण और क्षेत्रीय कृषक संस्कृतियों से सबसे एक वेल कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क पर आधारित था, बेस्ड था। तो देखो, विदेशी व्यापार चूंकि क्लासिकल फीचर है, तो नगरीय सभ्यता के तत्व में ये बताना बड़ा ही जरूरी है। तो हम यह कह सकते हैं, अगली बात हम बता सकते हैं, और वो है कि व्यापार वाणिज्य के ढांचे के अंतर्गत, व्यापार वाणिज्य के ढांचे के अंतर्गत विदेशी व्यापार हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक रीढ़ था। विदेशी व्यापार हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक रीढ़ था, या हम ये भी कह सकते हैं समृद्धि का आधार था, और एक क्लासिकल फीचर या क्लासिकीय पक्ष भी था। साथ ही साथ ये क्या था? एक क्लासिकल फीचर था या क्लासिकीय पक्ष भी था। ये भी बात हमने बताई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात हमने बताया। इसके अलावा एक, जब हम नगरीय सभ्यता की बात कर रहे हैं तो समाज की बात हम जरूर कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे क्योंकि आर एस शर्मा की स्टडी पूरी तरह से इसी पे फोकस्ड है। तो देखो, समाज जो था, नगरीय सभ्यता की एक और खास बात होती है कि वहां जो समाज होता है उसमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, कार्यात्मक विभाजन होता है। जैसे आप छोटे शहरों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, तो वहां पे जाति, धर्म या इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा ही कड़ा होगा। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में उस तरह का हमें कास्ट रिजिडिटी वाला स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये बात, इतनी बात हमें समझ में आती है कि जैसे ही हम शहर में चले जाते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो वहाँ शोषण से जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, जो ढांचा है, वो कमजोर होता चला जाता है। और जो समाज का विभाजन है वो उनके प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं समाज का कार्यात्मक विभाजन। तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं नगरीय ढांचे की या नगरीय ढांचे की विशेषता की, तो नगरीय ढांचे की एक विशेषता क्या हो जाएगी? समाज भी हो जाएगा। और यहाँ पे समाज का विभाजन कैसा है? कार्यात्मक विभाजन है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है ना। शोषण या भेद पर आधारित, शोषण एवं भेद पर आधारित सामाजिक संरचना की अनुपस्थिति, यानी कि कार्यात्मक विभाजन। हालांकि ये स्टडी इरफान हबीब का ही है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाला, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय ढांचे की जब हम बात करेंगे, और अगर प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? वर्णन से। यहां विश्लेषण की जगह अगर यहां पे क्या लिखा होता? वर्णन, तो आंसर का इनपुट हमारा चेंज हो जाता है। यही होता है आंसर राइटिंग स्किल, इसी को सीखना होता है। वर्णन जब लिखेगा तो हम कुछ और लिखेंगे, विश्लेषण लिखेगा तो कुछ और लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ वर्णन होता तो ये आंसर बहुत सिंपल हो जाता, नगरीय ढांचा, रेक्टेंगुलर सड़क, घर कैसे बने हुए थे, अपर जो मैंने बताया वो चीजें लिखते हैं। यहाँ पे विश्लेषण लिखा है तो हमने उस इंफॉर्मेशंस या डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड जो ओपिनियन है उसी ओपिनियन को यहाँ लाके रख दिया। बातें तो और भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का एक दूसरा भी हिस्सा है
पहला हिस्सा तो देखिए हमने कर लिया कि हड़प्पा संस्कृति में नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण, लेकिन दूसरा हिस्सा है इसके पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। तो ये बात भी हमें लिखनी है इसी उत्तर में, यानी मुख्य भाग जो है प्रश्न का, इसके दो हिस्से बनेंगे। एक दूसरा जो होगा वो पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 पूछ रहा है पतन के उत्तरदायी कारण। पतन के उत्तरदायी कारण, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह क्या है, इतिहासकारों के मध्य काफी विचार विमर्श का मुद्दा है, हम सब जानते हैं। और पतन कैसे हुआ इससे रिलेटेड जो एक पूरा का पूरा वीडियो है ये मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो इसको आप देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, जैसे पतन कैसे हुआ 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो है। पतन के बाद क्या हुआ, किस तरह की ग्रामीण और स्थानीय संस्कृतियां आई, वो भी 55 मिनट की वीडियो है। तो इसे आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो मैं उसी डिस्कशन पर बेस्ड इंफॉर्मेशंस को आसान बना के बताता हूं, तो वो क्लासरूम डिस्कशन से आप जरूर देखें उसको। तो जब मैंने पतन के कारण बताए थे तो उस पूरे डिबेट में, डिस्कशन में मैंने ये कहा था कि एकल कारण सिद्धांत को खारिज किया जा चुका है। अब पतन के लिए जो कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, बहुकारक दृष्टिकोण, यानी पतन के कई कारक रहे होंगे और कई कारणों का एक सम्मिलित प्रभाव रहा होगा। अच्छा, पतन के एकल कारण में एक कारण आर्य आक्रमण सिद्धांत को भी माना जाता था, तो आर्य आक्रमण सिद्धांत वाली थियरी भी निगेट हो चुकी है, वो आउटडेटेड थियरी हो चुकी है। तो उसके अलावा पर्यावरणीय कारकों को माना जाता है। पतन का कारण अस्वीकृत दृष्टिकोण हो गया एकल कारण में आर्य आक्रमण सिद्धांत। पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट को माना जाता है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ हो, इस बात की भी संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि एक समृद्ध व्यापार वाणिज्य पर आधारित सभ्यता थी और विदेशी व्यापार इसकी इकोनॉमिक बैकबोन या आर्थिक रीढ़ था, तो अगर विदेशी व्यापार में पतन हुआ हो, किसी कारण मेसोपोटामिया में राजनीतिक आर्थिक संकट आया हो, विदेशी व्यापार डिक्लाइन हुई हो, तो इसका असर सिंधु घाटी सभ्यता पे भी पड़ेगा और यह भी इसके पतन को सुनिश्चित करेगा। एक विचार संरचनात्मक संकट का भी था, स्ट्रक्चरल क्राइसिस का भी था, जिसमें कहा गया कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इनोवेशन की कमी होना, धीरे धीरे सरप्लस की स्थिति का कमजोर होते चले जाना, तो शायद ये कुछ कारण रहे होंगे जो स्ट्रक्चरल वीकनेस को दिखाता है और इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ हो। कुछ लोगों ने कहा कि जो समृद्ध व्यापारी विदेशी व्यापार का पतन हुआ, फिर आंतरिक व्यापार का पतन हुआ। जब शहरों में व्यापार वाणिज्य नहीं होगा तो लोग बड़े शहरों का क्या करेंगे, त्याग कर देंगे। बड़े शहरों को त्याग करके लोग कहाँ गए, गांवों की ओर गए, कस्बों की ओर गए, और उसके बाद वहां पे कृषि संस्कृतियों का विकास हुआ, जिसके लिए भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद की ग्रामीण और कृषि संस्कृतियां क्या थी, जिसमें मैंने सिमेट्री एज कल्चर, झूकर कल्चर, रंगपुर कल्चर जैसी संस्कृतियों की बात की है। तो ये सारे कारण है। अब सवाल ये है कि एक ही क्वेश्चन के दो हिस्से, पहले हिस्से में हमने नगरीय सभ्यता के तत्वों का विश्लेषण करना है, दूसरे, याद रखो मैं 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो नगरीय सभ्यता के तत्वों में हम डिस्क्रिप्शन पहले लिखते और अब वही प्रश्न अगर 60 मार्क करो तो पहले आप वर्णन लिखते फिर विश्लेषण लिखते। लेकिन अगर वो 60 मार्कर ना होकर 15-20 मार्कर है तो आप वर्णन नहीं लिखेंगे, आप सीधा क्या लिखेंगे, विश्लेषण लिखेंगे। तो अब दृष्टिकोण कौन सा है पतन में और हम कैसे लिखें, हमारे पास वर्ड लिमिट भी है, बहुत ज्यादा हम फैला नहीं सकते बातों को, तो हम लिखेंगे संकेतों में अपने बात को लिखते चले जाएंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, 4-5 पॉइंट्स बता देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। जैसे आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्य आक्रमण सिद्धांत, बताओ क्या आर्य आक्रमण सिद्धांत इसको स्वीकार किया जाता है, हाँ या नहीं? नहीं, ये खारिज हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो हम इसके आगे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। फिर हम लिख देंगे पर्यावरणीय और जलवायुवीय परिवर्तन, पर्यावरणीय और जलवायुवीय परिवर्तन। और बहुत डिटेल में मत जाओ, केवल यहाँ पे आपके पास इतना स्कोप नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बात बात पे ये कहता हूं कि बुलेट फॉर्म में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ
टैकल कर सकते हैं। नदी मार्ग में परिवर्तन। फिर मैंने विदेशी व्यापार बताया, तो आपको बताया ही कि व्यापार वाणिज्य के नेटवर्क का पतन, व्यापार वाणिज्य के नेटवर्क का पतन पतन तो एक ये भी कारण माना जाता है। फिर मैंने क्या बताया कि संरचनात्मक संकट, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, संरचनात्मक संकट, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। संरचनात्मक संकट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अधिशेष की स्थिति प्रभावित हुई हो, लोगों ने इनोवेशन नहीं किया हो, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे आ सकते हैं। फिर क्या था, डी अर्बनाइजेशन, यानी कि क्या कहेंगे इसको, नगरीय जनसंख्या का गांवों की ओर पलायन, गांवों की ओर पलायन। तो देखो मैं टिक लगाता जा रहा हूं, यानी कि ये तो सिद्धांत पुराना हो चुका है, मैंने टिक लगाया, इसका मतलब ये ओपिनियन, ये बहुकारक दृष्टिकोण, इन सभी कारकों को मान सकते हैं। अब इसमें मान लो कि चूंकि हम फुल सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, तो अपनी बात को और स्पष्ट ढंग से हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, पर्यावरण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रशासन। फिर हमने क्या लिख दिया, ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मतलब इनके जो मेन थीम्स हैं उन सारे थीम्स को हमने उठा लिया और इन सब से जोड़ के मैंने यहां लिख दिया संयुक्त संकट। फिर इसके आगे मैंने ऐसे लिख दिया बहुकारक दृष्टिकोण, बहुकारक दृष्टिकोण। इतना एग्जामिनर के लिए बहुत है, वो समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पर्यावरण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किसी भी कोर एलिमेंट को यहां स्किप नहीं किया है। अब बताना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी आक्रमण या आपदा से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें कई सारे कारक जुड़ते हैं। और यहां पे पतन का अर्थ सभ्यता का पूरी तरह से अंत नहीं है, बल्कि सभ्यता के नगरीय चरण का अंत है। उसके बाद ग्रामीण और कृषक संस्कृतियां अस्तित्व में रही हैं। तो इतना लिखने से क्लियर हो जाएगा। चाहो तो आप एक बात और यहां लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ संपूर्ण पतन नहीं है। हालांकि इस बात को आप किस में लिख सकते हैं, इसी को आप निष्कर्ष बना लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ संपूर्ण पतन या कंप्लीट डिक्लाइन नहीं है, संपूर्ण पतन नहीं है, बल्कि इसके पतन, इसके नगरीय, बल्कि इसकी नगरीय चरण का पतन है। इसके बाद के काल में, इसके बाद के काल में ग्रामीण एवं कृषक संस्कृतियों का अस्तित्व बना रहा। अब यहां मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि किन ग्रामीण और कृषक संस्कृतियों का अस्तित्व बना रहा। अब आप ध्यान से देखो, जो आंसर मैंने लिखा इसमें एक इंट्रोडक्शन भी लिखा, एक कंक्लूजन भी लिखा। प्रश्न के दो हिस्से थे। देखो यहां मैंने कंक्लूजन बता दिया था आपको, है ना? नहीं, कंक्लूजन नहीं हमने बताया था मेन बॉडी के बाद। चलिए, तो अब आप समझ पाए कि एक छोटी सी भूमिका में हमने एक बैकग्राउंड भी बना दिया नगरीय ढांचा लिखने के लिए। और फिर प्रश्न के दो हिस्से थे। आप देखो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। फिर वर्णन की जगह विश्लेषण करना था, तो विश्लेषण के लिए एक आधार हमें बनाना था। तो हमने लिख दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण पूर्व हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास, क्षेत्रीय नेटवर्क और संयोजन की दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। फिर दो हिस्से थे प्रश्न के, एक में पतन की बात करनी थी, एक में नगरीय ढांचा का विश्लेषण प्रस्तुत करना था। तो यहां नगरीय ढांचा का हमने विश्लेषण कर दिया, वर्णन नहीं किया। दूसरी तरफ पतन के कारण को भी हमने लिखा, तो इस तरह से बुलेट फॉर्मेट में पतन के कारण को लिख दिया। लास्ट में हमने निष्कर्ष बता दिया
और निष्कर्ष में इसके बाद क्या हुआ उस टॉपिक के साथ इसकी कंटिन्यूटी को लाके हमने जोड़ दिया। निष्कर्ष लिखने का ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अब आप बताइए कि ये जो प्रश्न मैंने लिखा, अगर 15 मार्क या 20 मार्क इस फॉर्मेट में ये प्रश्न पूछा जाए तो आप जितनी बातें मैंने लिखी ये सब कुछ इजीली लिख सकते हो। ये कोई चैलेंज नहीं है। मैंने इसको क्वेश्चन चूंकि पुराना है, मैं 2002 का है, बट मैंने 60 मार्कर में ना बता के आपको बताया कि 15 मार्कर या 20 मार्कर में आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हो। और अगर ये 10 मार्कर में पूछा जाएगा तो पार्ट 1 में 10 मार्क्स से पूछ सकते हो या पार्ट 2 में पूछ सकते हो, तो आंसर आप इजीली लिख सकते हो। और इस टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फाउंडेशन लेक्चर्स देखेंगे, वहां मैंने हड़प्पा सभ्यता का प्रथम नगरीकरण के रूप में, फिर कैसे क्षेत्रीय संस्कृतियां कैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी, सारे मुद्दों पे बात किया हुआ है। फंडामेंटल लेक्चर्स में मैंने पतन पे भी बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो चूंकि हम आंसर फॉर्मेट को ही डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल आंसर में जो नीडेड है वो आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि इतिहास ऑप्शनल की तैयारी आप यहाँ से करेंगे और जीएस के दूसरे विषयों की तैयारी आप हमारे दूसरे चैनल से करेंगे जो है @UPSC GS हिंदी। यहाँ पे आपको जीएस पेपर 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं, जीएस के सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ से कंप्लीट मॉडर्न इंडिया के 56 लेक्चर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के 25 लेक्चर्स और AMC के भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।